बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क, ये हमारी सोसाइटी जो कि वर्क कर रही है, जो काम कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। जैसा कि आपको जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि इम्प्लीमेंटेशन है पूरी दुनिया में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है और ये लैग कर रहा है, बहुत पीछे है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। बहुत सारी ऐसी कन्वेंशंस हैं, समिट्स हैं जिसमें डिसीजन किए गए, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इस हवाले से जो हमारी सोसाइटी है SDGs AN, ये अवेयरनेस कैंपेन्स और ट्रेनिंग्स जो कि ये आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बेसिक लेवल पे हर एक को नॉलेज होना चाहिए। हमारे बिहेवियर को मोल्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकें, एक अच्छा फ्यूचर दे सकें जिसमें वो भी इस दुनिया में एक लिवेबल कंडीशन में रह सकें और एक सिक्योर लाइफ गुजार सकें। इसके लिए हमारी जो काविशें हैं, हमारी एफर्ट्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारी डायरेक्शन है, यही वो सेट करेंगी कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से है, लेकिन हम इस पे भी बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको हमारी इस सोसाइटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आखिर पे आपने एक कंप्लीट करना है अपना एक टेस्ट, जो कि हर लेक्चर में से, जो हम ये जितने भी लेक्चर्स कवर करेंगे, हर लेक्चर में तकरीबन एक क्वेश्चन होगा और इन क्वेश्चन की बेसिस पे एक टेस्ट होगा। अगर टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से अवेयरनेस है वो आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट का जो है वो ये लिंक मौजूद है www.sdgsan.com, इस पे आप जाएं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और इसके साथ साथ ये हमारी सोसाइटी का जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन है। आप इस पे एज ए वॉलंटियर, एज ए रिसर्चर, एज ए डोनर, एज ए पार्टनर, एज ए कोलैबोरेटर या फिर कंसल्टेंट के तौर पे अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सपर्टीज है किसी भी हवाले से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा को इनहेंस कर सकती है, या किसी आप NGO के साथ मुंसलिक हैं, किसी सोसाइटी के साथ, किसी स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ आप एफिलेटेड हैं, तो आप हमारे लिए एक एसेट है। तो आपका जो है हमारे लिए एक जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं उसमें आपका सपोर्टिंग हैंड जो है ये हमारे लिए एड ऑन होगा। सो आगे चलते हैं। आज का हमारा जो सेशन है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना और इसके स्कोप को मुतय्यन करना। स्कोप मतलब ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, किस हद तक किन चीज़ों पर ये अप्लाई होता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप एक थोड़ी सी जो बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम सारे के सारे कोर्सेज एक सादा लैंग्वेज में आपको कन्वे करेंगे, अदरवाइज चीज़ें मुश्किल हो जाती है। तो सस्टेनेबल क्या है? पायदार है। पायदार, उर्दू में इसको पायदार कहते हैं, ड्यूरेबल भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ चलती रहे, मेंटेन रहे, पायदार रहे। ऐसी चीज जो आज आप इस्तेमाल करते हैं, दो तीन दिनों के बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाए तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आज अपना सेल फोन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आज हम लेट्स पे बात कर रहे हैं 2024 में, 2025 में भी आपका सेल फोन उसी तरह फंक्शन कर रहा है, 6 में भी। सो इसको हम कह सकते हैं कि ये एवर लास्टिंग, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है वो काम कर रही है तो हम उसको कहेंगे विदाउट लूजिंग एनी एफिशिएंसी, तो हम उसको क्या कहेंगे? सस्टेनेबल है। तो डेवलपमेंट क्या है? तरक्की है। तरक्की करना क्या है? आज आप देखें कि पाकिस्तान की अगर बात करते हैं कि इसके GDP की हिसाब से भी बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात कर सकते हैं, एजुकेशन के हवाले से भी बात कर सकते हैं, इंडस्ट्री की हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो देखिए आज पाकिस्तान जिस लेवल पे है, लेट्स सपोज हम उसको कहते हैं कि कैपेसिटी 100% कैपेसिटी के 30% लेवल पे आज हम मौजूद हैं।
अगले साल हम 40% कैपेसिटी पे चले जाएं, उससे अगले साल हम 60% पे चले जाएं, तो ये क्या है? डेवलपमेंट है, तरक्की हो रही है, हर चीज में ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन पायदार होनी चाहिए कि आप किसी चीज को लॉस ना करें, नुकसान ना करें। ऐसी तरक्की जो एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, सोशली इक्विटेबल हो, और इसके अलावा आपका जो इकोनॉमिकली है वो जस्टिफाइबल हो। सो ये सारी की सारी चीजों को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं कि एक ऐसी तरक्की को आप लेके चले जो हमारी किसी भी चीज को, या जो हमारे स्कोप के एरियाज आते हैं जिसमें इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल और गवर्नेंस को भी किसी हद तक हम इसका हिस्सा ही काउंट करते हैं, तो ये किसी भी तरह से इम्पैक्ट ना हो, किसी के हक ना मारे जाएं, बल्कि सब एक मुनसिफाना तरीके से ये तरक्की होनी चाहिए और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। सो अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो यानी कि आज की हमने अपनी जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं, जो जरूरियात हैं, उनको हमने उनका हिस्सा नहीं खाना, बल्कि हमारे हिस्से में जो चीज आती है उतनी इस्तेमाल करें जो हमारे हिस्से में आती है, हमारा हक है। सो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर लेना कि आने वाली जनरेशन के लिए मौजूद ही ना हो। लेट्स सपोज जमीन से जो है वो मिनरल ऑयल्स निकलते हैं, मतलब तो अगर हम सारे इन रिसोर्सेज का अभी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में सारी की सारी को एग्जॉस्ट कर लें, तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी? तो इसी तरह से अगर हमने जंगलात हैं उनको काट के हमने लकड़ी का इस्तेमाल कहीं से अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए कर लें, तो आने वाली जनरेशन कैसे रहेगी? क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने एक मुनसिफाना तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे डिफाइन की जा सकती है? डिवाइन एज डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs। यानी कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको कंप्रोमाइज आप नहीं करना, नहीं करेंगे कि वो उनकी जो काबिलियत है फ्यूचर जनरेशन की कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके, उससे इम्पैक्ट होती हो या उनके ऊपर इम्पैक्ट जाता हो या वो मुतासर होते हों उसके इफेक्ट से, उनकी जिंदगियों को जो है वो रहने के काबिल ना रह सकें। तो ये कई तरह से ऐसी हो सकती है। अगर हम इसी ट्रेंड के साथ चलते रहें तो ये वाकई ही ऐसा होगा कि आने वाली नस्लों के लिए इतना टेम्परेचर राइज हो जाएगा कि उनकी जिंदगी जो है वो मे बी के सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल। दिस कंसेप्ट यानी कि ये जो हमने डेफिनेशन की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, इस कंसेप्ट को आगे लेके चलें। ये एम्फिसाइजेस, ये जोर देता है किस चीज पर? बैलेंसिंग, कि हमने बैलेंस होके यानी कि मुतवाजन तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिकली यानी कि माली तौर पर हमने तरक्की करनी है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमीर हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे, सेल करे। आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं लेकिन उसको इस तरह से करें कि बैलेंस होके चलें। इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, कि आप अपने माहौल को प्रिजर्व करें, उसको डिस्टर्ब मत करें, उसकी जो दरख्तों की कटाई इतनी ना कर लें कि आपके लिए जो है वो शेल्टर होना पॉसिबल ना हो, बारिशें ना हो, तो ये इनके अल्टीमेटली इंपैक्ट्स होते हैं। सो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना। इसके अलावा सोशल इक्विटी, कि जो माशरे के हर फर्द है उसको उसका हक मिलना चाहिए, मुनसिफाना हो, यानी कि एक माली तौर पर आपने जो तरक्की करनी है वो भी एक बैलेंस वे में करनी है। इन्वायरमेंटल प्रिजर्व करना है, यानी कि अगर दरख्तों की कटाई हो रही है तो उससे डबल दरख्त लगाएं भी। सोसाइटी के अंदर अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपकी वजह से दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, उनका भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। इट एम्स टू एंश्योर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि इट एम्स टू एंश्योर लॉन्ग टर्म वेल बीइंग, के लंबे अरसे के लिए, यानी कि 100 साल 200 साल 300 साल लंबे अरसे के लिए वेल बीइंग हो, बेहतरी की सोच रखी जाए जो आने वाली नस्लें हैं और जो रह रहे हैं उन सब के लिए। बाय इंटीग्रेटिंग इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, यानी कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है यानी माहौलियात की हिफाजत है उसको भी आपने इंश्योर करना है। जो रिसोर्सेज हैं, जो जराए हैं, जो जमीन से निकलते हैं या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, उनको एफिशिएंटली यूज करें, कम से कम उनका इस्तेमाल करें लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। एंड ह्यूमन वेलफेयर, और इंसानों की यानी कि जो सोशल इक्विटी आता है, ह्यूमन वेलफेयर इनटू डेवलपमेंट प्रैक्टिस। जब भी आप तरक्की की प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं तो इंसानियत की वेलफेयर होनी चाहिए,
इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो जराए इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, कम से कम इनपुट के जरिए से आप रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। सो ये तो थी डेफिनेशन के हवाले से कि हमने हमारी क्या जिम्मेदारी लगती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। अब हम चलते हैं कि इसका स्कोप कितना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर देखें तो किस किस चीज को हमने कवर करना है, और याद रखें ये इंटीग्रेटेड है, कोई भी एक दूसरे से आजाद नहीं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी करेंगे तो सोशल इक्विटी भी आएगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आएगी। इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी आएगी, और आपकी जो सोशल इक्विटी वो भी इंश्योर होगी। सोशल इक्विटी का इंश्योर करेंगे तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी, और साथ में आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होती जाएगी। सो ये इंटीग्रेटेड है, एक चीज का ख्याल रखेंगे तो दूसरी उसके साथ ऑटोमेटिकली इंपैक्ट होगी। सो पहले हम माली तौर पर यानी कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बात करते हैं कि इतने जराए एक जगह पे इकट्ठे मत कर लें कि इसी जो करंट एरा है इसकी हम बात करें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इतनी ज्यादा वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो इवन डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे रिसोर्सेज पुल करते हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज की जनरेशन जो लोग हैं, अवाम है, वो उसी तरह से जो है वो मतलब आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड है, और सोशल उनकी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज का सबका इस्तेमाल इक्वल है, जबकि अल्लाह ताला ने हर एक को हक दिया है इस जमीन के जराए पर, हर एक का हक है, किसी का कोई दूसरे से ज्यादा नहीं है। सो ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसे हो सकती है? फोकसेस ऑन स्टेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेबल होनी चाहिए, एक तरह से एक रिथम के साथ चलनी चाहिए, और इंक्लूसिव होनी चाहिए, कोई भी इससे बाहर ना हो, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। सेकंड क्या आता है? इनकरेज, यानी कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या कहती है? इनकरेज इन्वेस्टमेंट्स इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जैसा कि अभी सोलर सिस्टम आ रहा है जिससे आपकी जो बिजली बनने का एक सिस्टम है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इमिशन नहीं हो रही, जो आपके फ्यूल्स हैं उनकी इस्तेमाल नहीं हो रहा। सो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। गाड़ियां चलाते हैं तो उसमें ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करें, आप माहौल दोस्त गाड़ियों को लेके आए, और जब आप उसमें फ्यूल कम यूज करेंगे तो इट्स मीन कि आप फ्यूल को प्रिजर्व कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। सो ग्रीन टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम फायदा उठाएं, इसको इंकरेज करती है ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इसी तरह से ये जो इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर भी आप ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमोट्स फेयर ट्रेड, यानी कि जो बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, वो फेयर तरीके से होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, हर एक को उसका फायदा मिलना चाहिए, जॉब्स क्रिएट होने चाहिए, और जो रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने जराए पैदा किए हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हर मुल्क का हक है, मुआशरे में हर एक का हक है, जो शहर में रहता है उसका भी, जो गांव में रहता है उसका भी, जो औरत है उसका भी, मर्द है उसका भी, बच्चा है उसका भी, जो पैरालाइज है उसके लिए भी, जो बिल्कुल ठीक है उसके लिए भी। सो ये इक्विटेबल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ना कि जो बेजा इस्तेमाल करते हुए जो डेवलप नेशंस हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करती जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का एक एरिया है जो ये डिमांड करता है हमसे। इसके अलावा दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कि इन्वायरमेंट को हमने सस्टेन करना है। इन्वायरमेंट एम्स टू कंजर्व नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि जो कुदरती माहौल है उसको हमने बचाना है, बायोडाइवर्सिटी, और इसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो इसमें रहने वाले परिंदे हैं, हशरात हैं, दरख्त हैं, इन सब की लाइफ को आपने प्रोटेक्ट करना है। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को आपने कंजर्व करना है, सेव करना है। इन्वॉल्व द रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड एनर्जी, कि जितने भी आपके जराए हैं जैसा कि पानी का इस्तेमाल, जमीन का इस्तेमाल, एनर्जी का इस्तेमाल, ये एक रेस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए, इसको प्रॉपरली मैनेज करें, रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल ना करें। इससे क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जब पानी आप ज्यादा इस्तेमाल करें कि तो जमीन बंजर हो सकती है, जमीन का ऐसा इस्तेमाल करें जो जरखेज जमीन है वो खत्म हो जाएगी, तो आप वहां से फसलें पैदा नहीं होंगी। इसी तरह से एनर्जी का सही तरह से इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हमें डिमांड करती है एड्रेसेस ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, जैसा कि हर आने वाले मौसम में जो सर्दी का मौसम है वो कम हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही, टेम्परेचर राइज हो रहा है।
सो इस हवाले से क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो दुनिया के मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस करना है। इसके लिए डिफॉरेस्टेशन को लिमिट करना है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, और पोल्यूशन जो माहौल के अंदर एक हम ये आलूदगी पैदा कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमसे डिमांड कर रही है। इसके अलावा सोशल सस्टेनेबिलिटी है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो सोशली सस्टेनेबल हों, सोशल एलिमेंट्स जो हैं उनको कंसीडर इस तरह से किया जाए कि हर बंदा एक अपनी खुशगवार, एक अच्छे रिसोर्सफुल लाइफ में जिंदगी गुजार सके। जो अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए उनके ऊपर भी उनका हक है, और जो दुनिया तरक्की कर रही है उस तरक्की में जो सहूलियात पैदा हो रही है उन पर भी उनका हक है। सो ये सोशल सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, मुआशरे के अंदर भी सस्टेनेबल हो, मुआशरा भी एक अच्छे तरीके से चले, हर एक को सहूलियात मुयस्सर हों जो होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ तबके को सारी सहूलियात मुयस्सर है, कुछ को कोई भी नहीं है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सीक्स टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, यानी कि जो अदम मुसावात का मामला है उसको कम से कम किया जाए। जो कुछ लोगों के पास जराए ज्यादा होते हैं, सहूलियात ज्यादा होती हैं, दूसरों के पास कुछ नहीं होती। ये जो इनबैलेंस है, इनइक्वलिटी है, अदम मुसावात है, इसको कम करना है। एंड प्रमोट सोशल इंक्लूजन, ये माशरे के अंदर हर एक को उसका हक मिले, हर एक को मेडिकल सहूलियात, तालीम, उस तक रसाई हासिल हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक उसको हासिल हो, एक्सेस, यानी कि नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसके अलावा एम्फसाइजेस एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि हर एक को हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी सहूलियात होनी चाहिए। एजुकेशन, तालीम का उसको हक है, और जो बाकी इंसानी हकूक हैं यानी कि पीस है, जस्टिस है, ये सारी चीजें उसको हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा सोशल सस्टेनेबिलिटी हमसे डिमांड करती है फोस्टर्स कम्युनिटी रेजिलियंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो आपकी कम्युनिटी है वो प्रिजर्व रहे, कल्चर की जो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, हर एक के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। जो जिस कल्चर में रह रहा है उस कल्चर को वो सस्टेन कर सके, उसको लेके चल सके। ये नहीं है कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से किसी को आप सहूलियत से महरूम कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, माशरे के अंदर मुसावात होनी चाहिए, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आप गवर्नेंस कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अच्छे तरीके से काम करें और हर एक को, हर शहरी को उसका हक पहुंचाएं। गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो, मुल्क में करप्शन ना हो, और जो इस तरह की जो माशरे के अंदर अदम मुसावात के जो पहलू हैं उनको कम किया जाए। जो सहूलियात हैं वो स्टेट हर एक शहरी को पहुंचाए, इसको हम इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। इनहेंसेस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इंकरेज पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड सिविल सोसाइटी। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप हो सकती है, गवर्नमेंट करे बिजनेसेस के साथ और सिविल सोसाइटीज के साथ। इसके अलावा फोकसेस ऑन पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबिलिटी गोल्स, जो सस्टेनेबिलिटी के जो गोल्स हैं, यानी कि बाकी सोशल एस्पेक्ट हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल हैं, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो गोल्स हैं उनको इंप्लीमेंटेशन के लिए बाकी सिविल सोसाइटी के साथ, बिजनेसेस के साथ उनके बिहेवियर को मोल्ड करे और कोलैबोरेशन को, पार्टनरशिप को इनहेंस करे, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो सारे मिलकर अचीव करें। अच्छा जी, ये तो आ गया, हमने डेफिनेशन को कवर कर लिया, हमने बात कर ली कि जो इसके स्कोप है। स्कोप में हमने 4 चीजों का जिक्र किया है, एक इकोनॉमिक है, दूसरा जो है इन्वायरमेंटल है, तीसरा सोशल है, और चौथा हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। अब आ जाता है कि जी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है कहां से ओरिजिनेट हुआ, ये शुरू कैसे हुआ और अब इतना अहमियत कैसे अख्तियार कर गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना भी इसके लिए बहुत जरूरी है। हम शॉर्टली इसको कवर करते हैं। अर्ली कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जनरेट कहां से हुआ था। द रूट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली कंजर्वेशन मूवमेंट्स इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अब ये कह सकते हैं कि 1890, 1910 और इस जो ड्यूरेशन था, यानी कि जो 19वीं सदी थी वो उसके आखिर में और 20वीं के शुरू में, ये जो है ये एक जो कंजर्वेशन मूवमेंट है इसने अपना सर उठाया। फोकसिंग, इसका फोकस क्या था, ये जो रूट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, इसका फोकस क्या था, प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जो जराए हैं उसमें
मेटल्स हो सकती हैं, उसमें ईंधन हो सकता है, उसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो मिनरल्स वगैरह हैं, मादनियात हैं जमीन से निकलती, उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग नेचर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज, ताकि जो आने वाली नस्लें वो भी उनके लिए भी हम को छोड़ दें। इसके अलावा इसका क्या फोकस था? फिलोसफर्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, ये दो लोग थे। कौन थे? फिलोसफर्स थे और इन्वायरमेंटल यानी कि जो माहौल दोस्त, जॉन मोइर एंड गिफर्ड इंचॉट एडवोकेटेड फॉर नेचर प्रिजर्वेशन एंड रेशनल रिसोर्सेज। इन दो लोगों ने यानी कि जॉन मोइर जो कि फिलोसफर था और इन्वायरमेंटल गिफर्ड इंचॉट जो था, ये इन्होंने इस पूरे जो एजेंडा है इसको एडवोकेट किया, जो नेचर को प्रिजर्व करने के हवाले से और जो रिसोर्सेज हैं उनका मुनासिब इस्तेमाल करना, यानी कि जो प्रिजर्व करना नेचर को, माहौल को, फितरत को बचाना, फितरत को जो डैमेज हो रहा है उसको रोकना, और जो जराए हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका मुनासिब इस्तेमाल करना, इस मूवमेंट का एजेंडा था, इसका एडवोकेसी वो कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है पोस्ट वर्ल्ड वार टू डेवलपमेंट कुछ हुई थी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो सनती तरक्की ने बहुत ज्यादा जो है वो रुझान पकड़ा था और शहरी जिंदगी जो है वो प्रमोट हुई थी, अर्बनाइजेशन। किसके बाद? दूसरी जंग अजीम के बाद। हाईलाइटेड द एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ अनचेक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इन्होंने यहां पे आके हाईलाइट हुआ कि जो इन्वायरमेंट कास्ट पे कर रहा है, अनचेक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक तरक्की के लिए या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए तरक्की दर तरक्की इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगती जा रही है, इससे सारी कास्ट कौन पे कर रहा है? इन्वायरमेंट को कास्ट पे करना पड़ रही है। सो ये एजेंडा था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा था, यानी कि दरख्तों का कटाव करके शहर की जिंदगी बनाना, इंडस्ट्रीज लगाना। इन द 1960s एंड 1970s द एनवायरमेंटल मूवमेंट गेन मोमेंटम। 1960 से 1970 तक ये जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है इसने अपनी जो है वो जोर पकड़ लिया विद वर्क्स लाइक रैकिल कार्सन्स साइलेंट स्प्रिंग 1962। इन्होंने ये जो रैकिल कार्सन्स साइलेंट स्प्रिंग 1962 के नाम से है, विच अंडरस्कोर द डेंजर्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। इसमें जोर दिया गया कि ये जो केमिकल्स हैं और ये जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इनकी वजह से बहुत खतरात पैदा हो चुके हैं। और ये 1960 और 1970s में हुआ था और 1962 में रैकिल कार्सन्स साइलेंट स्प्रिंग 1962 के नाम से ये मशहूर है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इमरजेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट है कैसे आया। द क्लब ऑफ रूम्स रिपोर्ट, यानी कि जो क्लब ऑफ रूम्स रिपोर्ट है उसमें ये बात की गई, द लिमिटेड ग्रोथ 1972 इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट अनचेक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड डेप्लीट ग्लोबल रिसोर्सेज। कि ये जो 1972 में एक आइडिया फ्लोट हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ जिस रेशो के साथ अनचेक्ड चल रही है, तरक्की होती जा रही है, इससे जो ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, दुनिया के जो जराए हैं वो डेप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में हुई इन स्टॉकहोल्म, मार्क द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल इशू। तो यूएन लेवल पे ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, इसमें ये जो मेजर इंटरनेशनल डिस्कशन एनवायरमेंट इश्यूज पे हुई थी कि एनवायरमेंट कैसे इसको फेस कर रहा है या उसको कीमत पे करना पड़ रही। और नंबर 4 पे है ब्रॉडलैंड रिपोर्ट। ये जो हमने डेफिनेशन भी कवर की थी वो ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में आती है, इसके बारे में आपका जानना जरूरी है। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक कमीशन बन गया 1972 में, डिस्कशन भी हुई और उसके बाद आगे इसने ये कमीशन बना, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED के नाम से। और इसको चेयर किसने किया था? बाय ग्रो हार्लेम ब्रॉडलैंड। ब्रॉडलैंड ने इसको चेयर किया था। पब्लिश द रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका एजेंडा क्या था या जिसका टॉपिक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें इट इंट्रोड्यूस द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पे वो डेफिनेशन जिसको हम कवर करते हैं कि जो आज की जरूरियात को पूरा करना और विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन की जो जरूरियात हैं कि वो भी अपनी जरूरियात पूरी कर सके। एंड स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंस, और इसी रिपोर्ट में ये जोर दिया गया कि इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल गोल जो है इंटरडिपेंडेंस है, इनमें से कोई आजाद नहीं है कि इकोनॉमिकली तरक्की करेंगे तो इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट नहीं होगा। ये सोशल गोल्स, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल, ये म्यूचुअली इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ
नथी हुई है, एक तरक्की करेगी दूसरी ऊपर जाएगी, एक नीचे जाएगी तो दूसरी भी नीचे लेके आएगा। सो ये इंटीग्रेटेड है। तो ये ब्रंडलैंड की रिपोर्ट जो है ये 1987 में आई थी, क्योंकि ग्रो हार्लेम जो इसका ब्रंडलैंड का नाम था, ये इसने चेयर किया था और एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका था टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। सो इसके बाद आ जाता है जी ग्लोबल फ्रेमवर्क भी आए थे, अर्थ समिट, और जिसको रियो समिट भी कहते हैं। द 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो अडॉप्टेड एजेंडा 21, अ ब्लूप्रिंट फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एक 21 पॉइंट्स एजेंडा जो है वो ब्लूप्रिंट फॉर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से अडॉप्ट किया गया था। द क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 एम्फसाइज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। सो इस हवाले से क्योटो प्रोटोकॉल और जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें 2015 में उन्होंने कोऑपरेशन के लिए और कम्बैट करने के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके खिलाफ हमने जहद करनी है, कोशिश करनी है, मिलकर ऐसे एफर्ट्स करनी है जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। सो इसके बाद आ जाता है फाइनली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स, यूएन SDGs एजेंडा 2030 in 2015। द यूएन अडॉप्टेड 17 SDGs, 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशन ने 2015 में, प्रोवाइडिंग अ कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय 2030 के 2030 तक इस मसले का हमने हल निकालना है। और ये 17 गोल यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट की थी, और जो कि 2030 के लिए टारगेट है। आहिस्ता आहिस्ता ये टारगेट का टाइम नजदीक आता जा रहा है। सो हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डायनामिक, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये डायनामिक है। ये वक्त के साथ साथ इसकी जरूरियात ऊपर नीचे हो रही हैं और पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डायनामिक कंसेप्ट दैट इंटीग्रेट्स, ये नथी करता है, ये जोड़ लेता है इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस टू एंश्योर। इसमें एंश्योर करना मकसद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा है कि बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल फ्यूचर हो, सबको जो है वो एक मुतवाजन और बराबरी की सतह पर फ्यूचर मिले, जो जिस तरह का फ्यूचर जो हमें सहूलियात मुयसर है, आने वाली जनरेशन को भी वो मुहैया होनी चाहिए। ये नहीं है कि उनके हिस्से का हम आज इस्तेमाल कर लें। विद इट्स हिस्टोरिकल रूट्स इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये बात कहां से शुरू हुई थी? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से, एंड ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, इट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ होलिस्टिक अप्रोच। यानी कि पहले ये इतना कोई बड़ा एजेंडा नहीं था, अब बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है। टू एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस, इट्स सक्सेस रिलाइज ऑन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो इसकी जो कामयाबी है किस पे रिलाई कर रही है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे। दुनिया के जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कैसे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेके चलते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी को कैसे साथ लेके चलती हैं, जो चीजें ये जानते हैं वो कैसे अपनी आने वाली नस्लों को जो इस बारे में ज्यादा नहीं जानते उनको अवेयरनेस दें। इसके अलावा जो मामलात हैं जहां पे मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड किए जाएं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की एमिशन को कम किया जा सके, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम से कम किया जा सके, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जा सके, एंड प्रोएक्टिव पॉलिसी के वक्त से पहले ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए, बजाय इसके कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, उससे पहले प्रोएक्टिव पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए। टू अचीव अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड, ताकि एक ऐसी दुनिया बनाई जा सके, ऐसा माहौल बनाया जा सके जिससे हर एक को उसका हक मिले और पायदार दुनिया बन सके, जिसमें आज हम भी लाइफ को एंजॉय करें और आने वाली नस्लें भी। लेकिन इसके लिए जो मिलकर कोलैबोरेशन, अवेयरनेस और जानना जरूरी है और अपने बिहेवियर को मोल्ड करना जरूरी है। सो ये था आज का हमारा सेशन। आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.sdgsan.com इसको विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है आपको अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए और बहुत एक इंटरेस्टिंग है एक लीडरशिप के लिए। अगर आप अपने फ्यूचर को देखते हैं कि एक लीडर के तौर पे अपनी एक जो लाइफ की डायरेक्शन है वो सेट करना चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, फायदा करना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज ही आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएं। फ्यूचर में जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व करें, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें और हमारा सपोर्टिंग हैंड बने। थैंक यू।